और कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइम पे हम कनेक्ट होते हैं। तो मेरे लिए भी अगर आप कह सकते हैं सपने की बात है कि बैंगलोर में आना, आपसे मिलना, कभी सोचा नहीं तो अच्छा है। और जब आपके बारे में इतना कुछ जाना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लिटरली जब मैं यस्टरडे पूरा आपके बारे में वीडियोस देख रहा था। और मैंने अपने व्यूअर्स को ही बताया है कि अगर जो गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है वो इतिहासों में है, अभी तक तो कोई सामने नहीं आते, जिसमें से हम लोग अगर बात करें द्रोणाचार्य और एकलव्य की, तो मेरे लिए आप द्रोणाचार्य हो। मुझे क्या हुआ कि जैसे ही मैंने लाइव किया कि थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे 100 सब्सक्राइबर्स चैनल पे कंप्लीट हुए हैं, उसी में किसी ने अनसब्सक्राइब कर दिया 2-3 लोगों ने। अब वहाँ पे कमेंट्स आ रहे हैं एक आध लोगों के कि भाई तेरे तो 98 है। वो सब्सक्राइबर ना एक कम हो गया एक बढ़ गया, एक कम हो गया एक बढ़ गया, एक कम हो गया, और मैंने अपनी टीम का खून पी गया था। तो मतलब मुझे याद है कि जब मैंने अपना पहला वीडियो शूट किया तो मेरे जो रिलेटिव्स थे और जो लोग ना क्या बकवास कर रहे हैं, मेरी वाइफ कहती थी कि हॉस्पिटल चलो, तो मुझे लगता था यार अगर मैं तेरे साथ हॉस्पिटल जाता हूँ, मुझे याद है वो दिन, तो मैं 2 घंटे मेरे 3 घंटे ख़राब हो जाएंगे, उतने में मैं काम कराऊंगा और वो मुझे कुछ 1500 रुपये मिल जाएंगे और उतने में तुम हॉस्पिटल का बिल्स पे कर सकते हो। ये मेरे माइंड में था, ये रियलिटी है। ओके अमरीश, पहले आप ये बताओ, ये सपना तो नहीं है कि दैट यू आर इन फ्रंट ऑफ मी एंड वी आर शेयरिंग द सेम फ्रेम? नहीं सर, जब अगर एक लाइक माइंडेड पीपल कहीं भी हो पूरे भारतवर्ष में, बहुत ही छोटा हो जाता है और कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइम पे हम कनेक्ट होते हैं। तो मेरे लिए भी अगर आप कह सकते हैं सपने की बात है कि बैंगलोर में आना, आपसे मिलना, कभी सोचा नहीं तो अच्छा है। और जब आपके बारे में इतना कुछ जाना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लिटरली जब मैं यस्टरडे पूरा आपके बारे में वीडियोस देख रहा था तो काफ़ी अच्छा लगा कि यार चलो यार एक अच्छे लोगों से मिलते हैं। और यही लाइफ में होना चाहिए कि या तो आप किताबें बहुत सारी पढ़ लीजिए या फिर लोगों से मिलना शुरू करिए। तो मुझे लगता है लोगों से मिलना ज़्यादा बेटर है। नहीं, ये बात बिल्कुल आपने सही बोली है कि लोगों से मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने अपने व्यूअर्स को ही बताया है कि अगर जो गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है वो इतिहासों में है, अभी तक तो कोई सामने नहीं आते, जिसमें से हम लोग अगर बात करें द्रोणाचार्य और एकलव्य की, तो मेरे लिए आप द्रोणाचार्य हो और मैं आपका एकलव्य हूँ। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि आपके वीडियोस देख देख के मैंने सीखा, बहुत सीखा। आप जितना भी सेटअप आप देख रहे हो यहाँ पे, चाहे वो मेरा मैक्स ऑफ टीवी हो या माइक हो, कुछ भी हो, एक एक चीज़ मैंने आपके ट्यूटोरियल से सीखा, समझा और जाना। तो मेरे लिए जैसे पता चला कि आप यहाँ आने वाले हो, बहुत एक्साइटेड था और मैंने पूरी जान लगा दी कि मैं आपको इस पॉडकास्ट में लेके ही आऊँगा, बाय हुक बाय क्रुक। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड डूइंग इट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और ये मेरे लिए भी बड़े ऑनर की बात है कि लिटरली मैं आपके साथ बैठा हूँ और मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैंने कुछ वीडियोज़ बनाई जिससे वाकई लोग देखते हैं। और लिटरली आपके इन सब कुछ जो शब्द आपने बोले हैं, मुझे लगता है कि मुझे आज जाके बहुत रिवाइंड करना है कि और भी चैनल पे मैं और क्या अच्छा कर सकता हूँ जिससे बहुत से लोगों की जो डिजिटली अपना करियर बनाना चाहते हैं उनकी लाइफ में चेंज आए। चेंजेस आ रहे हैं अमरीश, मैं बहुत लोग हैं जी, बहुत यूट्यूबर्स हैं जो कि सेम काइंड ऑफ कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन जो कंटेंट आप बना रहे हो ना, फैंटाबुलस है वो, मतलब फिनोमिनल है, जिससे देख के आदमी वाकई सीख सकता है कि अपनी यूट्यूब की जर्नी किसी को स्टार्ट करनी है, आपका डे 1 से बैठ जाए और अभी तक की वीडियोस देख ले, उसकी लाइफ सेट है। और जो मेरे चेंजेस आए हैं और जो भी मैं स्टूडियो में भी चेंजेस किए, चाहे मैंने घर का स्टूडियो बनाया है, मैंने हर चीज़ देखा है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर डूइंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप मुझे ये बताओ कि यार 80 लाख आपके दोनों चैनल को मिला के आपका 80 लाख की फैमिली हो गई है, ये कैसे मैनेज कर रहे हो? ये 80 लाख वाले कैसे मैनेज कर रहे हो? यहाँ पे 8000 है मेरे सब्सक्राइबर्स और आपके 80 लाख हैं। तो पहले ये बताओ कि इतना फेमस होके कैसा फील होता है? जब सोते हो आप तो क्या फील करते हो? तो सर एक मतलब मुझे इस लाइन से एक स्टोरी याद आती है जो किसी ने कही थी मुझे कि एक बार किसी बहुत बड़े हैकर ने ट्विटर को हैक किया था। तो ऑब्वियसली प्रेस बहुत सारे रिपोर्टर्स आ गए वहाँ पे कि सर आपने तो ट्विटर को हैक कर दिया, आपको तो रातों रात सक्सेस मिल गई। तो उसने कहा दोस्त तुम नहीं जानते ये रात कितनी लंबी थी। तो ये जो अगर मैं बात करूँ, इतने सब्सक्राइबर्स, व्यूअरशिप, इतने लोग, इतने बदलाव, इतनी चीज़ें मेरी लाइफ में हुई, ये ओवरनाइट नहीं थी।
ये डे बाय डे थी, और हर दिन एक नया चैलेंज रहता। अभी आपने 8,000 सब्सक्राइबर्स लिए होंगे, मैं जानता हूँ कि कितनी मेहनत की होगी आपने इसके लिए, राइट? बहुत ज़्यादा मेहनत है, मुझे पता है। सो ये एक दिन का चेंज नहीं है। अगर फर्स्ट डे आप वीडियोस बनाते हैं और वो वायरल हो जाती, मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी की भी पहली वीडियो वायरल ना हो, नहीं तो वो हमेशा डिमोटिवेटेड रहता है, क्योंकि सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो कभी चलती नहीं है, क्योंकि पहली वीडियो कभी अच्छी आप बना ही नहीं सकते। ये रियलिटी है। जैसा अभी आपने बताया आपने पहली वीडियो कैसे बनाई थी, अगर वो वायरल हो जाती तो आप सोचते यार वो तो चल गई, बाकी क्यों नहीं चल रही है। Exactly. सो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ किसी की पहली वीडियो वायरल मत करना, ये मेरा हमेशा रहता है। तो ये चीज़ें डे बाय डे धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, और जैसे आप मिल रहे हैं, बहुत सारे और भी लोग मिलते हैं जो, और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स भी हैं जो कहते हैं कि हमने इतने बदलाव किए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स में बदलाव दिखता है यूट्यूब पे जो लोग काम कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। बट ये ओवरनाइट नहीं है जो एकदम से एक्साइटेड हो जाए, और होना भी नहीं चाहिए, तभी आपके अंदर वो ठहराव आती है, सारी चीज़ें आती हैं, नहीं तो फिर वो एक ईगो आना शुरू हो जाता है कि यस मैंने ही तो कर दिया, देखा नहीं, मैंने इसलिए बहुत नहीं किया। यूट्यूबर्स को देखा है इतना ज़्यादा ईगोइस्टिक हो गए हैं, और उनको नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अगर आपके पास सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, अगर आपके पास 2 लाख 10 लाख 12 लाख सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। Right. आपका एक एक्शन आपके व्यूअर्स, आपकी फैमिली में बहुत इफेक्ट डालता है। हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि भाई घर पे अच्छे से रहो, ठीक से रहो, तो आपको भी समझना पड़ेगा कि भाई ये सब्सक्राइबर्स नहीं है, ये फैमिली है। करेक्ट है। और 80 लाख की फैमिली है आपकी, तो मतलब मुझे लगता है कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका एक स्टेटमेंट, आपका एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पूरा का पूरा घर बर्बाद कर देगा। करेक्ट है सर। राइट। आप मुझे ये बताओ, जैसे आपने मुझे बोला कि वो रातें, वो दिन, राइट, मैं कैसे काटी आपने, क्योंकि मैं आपसे बिल्कुल रिलेट कर सकता हूँ। मैं आपको बताऊं कि मैं रोया हूं। मैं इतनी बड़ी कंपनी बिल्ड की है, 350 लोग को मैं एम्प्लॉयमेंट दे चुका हूँ, वेरी हैप्पी, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट वो सब्सक्राइबर ना एक कम हो गया, एक बढ़ गया, एक कम हो गया, एक बढ़ गया, एक कम हो गया, और मैंने अपनी टीम का खून पी गया था। हमने कहा सब्सक्राइबर कितने हुए, आज 2 कम हो गए, कौन सी वीडियो में गया, क्या गलत किया हम लोग ने। तो मतलब आपके साथ कैसा था कि जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट किया एज ए यूट्यूबर, राइट? मतलब ये बातें क्या कि मुझे वो अपने 100 सब्सक्राइबर्स याद आ रहे हैं, मतलब बहुत ही वो पुराने दिन याद दिला रहे हैं मुझे बार बार। जब हम लोग यूट्यूबर बन रहे थे ना, तो जब भी 100 सब्सक्राइबर्स होते थे तो एक फेस्टिवल होता था कि वाह यार तुमने अपने चैनल पे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए। तो हर यूट्यूबर्स जो मेरे से पुराने थे, मेरे सीनियर्स थे, वो लोग वीडियोस बनाते थे, यस कंप्लीटेड 100 सब्सक्राइबर्स। तो ऑब्वियसली जब 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होते हैं तो वो लोग उससे पहले ही वीडियो बना लेते हैं। तो मैंने भी कुछ 95 पे वीडियो बना ली थी, मेरे भी कुछ डेली के 1 या 2 ही बढ़ रहे थे। तो मुझे पता था कि चलो आज बना लेते हैं, कल तो डालना है अपने को। आज बना लिया, जैसे ही 100 हुए लाइव, क्योंकि हमें लाइव का बहुत वेट था कि यार जल्दी से 100 हो और लाइव करें, क्योंकि जो 8-10 अकाउंट थे उससे सब्सक्राइब तो हमने कर लिया था। तो बहुत से लोग मुझे मिलते हैं, कहते हैं सर मैं आपका ना, वो पहले मिलते थे, अब तो वो नहीं मिलते, पहले मिलते सर मैं आपका वो 8वां सब्सक्राइबर हूँ। बोलते भाई 9वां तो मैं ही था, 9 तक तो मैं ही अपने ही आईडी से था भाई, तो 10वां 11वां होगा। सो मुझे क्या हुआ कि जैसे ही मैंने लाइव किया कि थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे 100 सब्सक्राइबर्स चैनल पे कंप्लीट हुए हैं, उसी में किसी ने अनसब्सक्राइब कर दिया 2-3 लोगों ने। वहाँ पे कमेंट्स आ रहे हैं एक आध लोगों के कि भाई तेरे तो 98 है। तो रात के समय अब आप क्या कर सकते हो, मतलब इतना मैं परेशान था। वो परेशानी लिटरली मुझे लगता है कि मैंने इतना कुछ किया उसके बाद यूट्यूब पे। मैं आपको बताऊँ सेम चीज़, मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला कि मेरे 8000 सब्सक्राइबर्स हो गए, उसमें कम थे आपके 7.52 हो गया। मैंने कहा यार मेरी नजर उसी पे गई थी उस टाइम रात को। मैंने कहा होता है ये, नहीं मतलब मैंने वीडियो रिलीज कर दिया, हमने कहा अरे ये तो कम हो गए। अब हमने कहा एडिट तो कर नहीं सकते, हमने कहा ठीक है जाओ। लेकिन गाइस अभी 7352 के अराउंड है। जी। हाँ वो हो जाएगा। वो उससे भी ज्यादा हो जाएगा, बट एक वो अंदर रहता है ना कि हमने बोल दिया। वो मुझे याद है कि मैंने 98 हो रहे हैं, लोग एक आध लोग कमेंट कर रहे हैं, कह रहे तुम्हारे तो अभी 100 भी नहीं हुए। तो बड़ा बुरा लगा। और जैसे 100 हुए तो लगा उसके लिए इतनी दुआ निकली थी उस टाइम मेरे पास। तो वो एक अलग ही जर्नी रहती है सर। मतलब कैसा फील होता है जैसे सो रहे हो रात में। जी। मैं बताऊँ, मैं रात में उठ के बैठ के सब्सक्राइबर चेक करता हूँ। मैं अब सच बता रहा हूँ क्योंकि एक अलग ही नशा है ये। ये एक नशा ऐसा हो गया ना मुझे। मैंने अपनी कंपनी को नहीं देखता हूँ उतना, मतलब सावले लोग हैं, मैनेज करो। मैं हमेशा यूट्यूब मतलब अगर एक पैशन है सर बेसिकली। जो आप ये जो चीज़ कर रहे हैं ना, वो कोई सब्सक्राइबर्स काउंट नहीं देख रहे आप। बेसिकली आप ये चाह रहे हैं कि जो मेरे अंदर है, मुझे पता है मैं ये चीज़ें यूट्यूब पे कर सकता हूँ, मैं लोगों को दिखा सकता हूँ, मैं हेल्प कर सकता हूँ लोगों की। और बस मैं बहुत जल्दी करना चाहता हूँ, और वो चीज़ अपने अकॉर्डिंग हो नहीं पा रही है।
मैं तो बताऊं हम जो है बहुत उस वजह से बहुत एक्साइटेड होते हैं कि मैं करके दिखाऊंगा। रीजन क्या है ना, मेरे अंदर मैं आपको रीजन बताता हूँ क्या है कि मेरी एज हो रही 40 जी, ठीक है। जितने भी आप लोग ने जब स्टार्ट किया था 2016-2017 में स्टार्ट किया था, तो आप लोग की एज होगी उस समय 28-29, राइट। तो आप लोग के पास एनफ टाइम था कि आप लोग हर जनरेशन को देखा है। मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है कि अगर मैं वेट करूंगा कि 5 साल बाद मैं उस लेवल पहुंचूं जिस लेवल पे आप हो, तो मैं बुढ़ों में कहलाऊंगा। और उस समय जो जनरेशन होगी ना वो चेंज हो चुकी होगी, तो मेरा कंटेंट रिलेवेंट नहीं होगा उन समय से कि बंदे क्या ढूंढ रहे हैं। मेरा रिलेवेंट उस समय होगा कि मैं आपको मैक्सिमम के भैया कैसे इंटरव्यू क्लियर करो, लेकिन उसे बोलेगा मुझे नासा में जाना है। कंटेंट चेंज हो जाएगा। तो मुझे टाइम नहीं है मेरे पास। मैं अपनी टीम से बोलता हूं मेरे पास टाइम नहीं कि मैं 5 साल वेट करूंगा, मुझे हर चीज 1-1.5 साल में कंप्लीट करनी है, बाय हुक बाय क्रुक। और सर ये सबके साथ है। ये आपने एज फैक्टर मेंशन कर दिया। वैसे एज तो एक नंबर होता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, बट ये सबके साथ है। अगर कोई 20 साल के अगर लोगों ने भी या लाइक स्टूडेंट ने भी स्टार्ट किया, उसको भी लगता है कि मैं बस 21 में बहुत पॉपुलर हो जाऊं। पर ठीक है, सब चीज़ें अपने साथ ही आती है टाइम टू टाइम, और आपको रियलाइज़ होगा कुछ टाइम बाद कि नहीं, जो चल रहा है वो बेस्ट है और मुझे इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। और एक टाइम आता है, नैश डेली की बात सुन लीजिए सबकी, एक टाइम ऐसा आता है वो कभी भी आ सकता है, बट उस टाइम के लिए आपको हमेशा मेहनत करनी पड़ेगी, और वो हम भी और आप भी सब इसी चीज़ पे करते हैं। तो मैं इम्पेशेंट नहीं हूँ। मैं इम्पेशेंट कहाँ पे हूँ मैं बताता हूँ, क्योंकि जो थॉट प्रोसेस में लेके ये चैनल को स्टार्ट किया है उन बच्चों तक पहुंच जाऊँ। जैसे मतलब होता है एक बच्चे की लाइफ चेंज करूँ, उसके लाइफ में कुछ चेंज है, उसके घर में दाल रोटी चल रही, मेरा काम हो गया, कोई कमर्शलाइज नहीं किया है। तो उस चीज तक पहुंचने के लिए मैं परेशान हो रहा हूँ कि मैं पहुंच जाऊँ। अदरवाइज लाइफ में सब कुछ सेट है, आप आराम से बैठो ना, आप ऑफिस आओ, हाय हेलो टाटा बाय बाय करो, घर चले जाओ। इतनी परेशानी लेने की जरूरत नहीं, लेकिन परेशानी इसलिए कि मुझे वो चेंज करना, जो जर्नी मेरी रही है, राइट। चलिए वो अपनी जर्नी की बात नहीं करूंगा, मैं सब आपकी बात करूंगा ऑलरेडी। नहीं, ये कोई ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं है, दिस इज अ पॉडकास्ट जहां हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सारी चीजों पे। जी, तो अमरीश की पर्सनालिटी कैसी है ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा? ऑफ कैमरा अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा मैं अपने फ्यूचर को लेके हमेशा डरा रहता हूँ कि यार क्या होगा, बिकॉज डिजिटली काफ़ी चीज़ें बदलती हैं हमेशा। मतलब मैंने 7 ईयर्स मुझे हो गए डिजिटली काम करते हुए, और मैंने एवरी ईयर बदलते हुए देखा है यूट्यूब को और डिजिटल वर्ल्ड को, हमेशा देखा है बदलते हुए। हर बार एक बहुत बड़ा क्रिएटर आ जाता है, लाइक जैसे वो आते हैं यूट्यूब पे बहुत पॉपुलर होते हैं, बट सडनली वो गायब हो जाता है। और मुझे लगता है कि यार मुझे इतना भी पॉपुलर नहीं होना है कि मुझे गायब हो जाना है, मुझे कंसिस्टेंट होकर अपनी लर्निंग्स पे काम करना है और आगे बढ़ना है। इस वजह से कहीं ना कहीं मैं फ्यूचर को लेकर थोड़ा सा इनसिक्योर रहता हूँ जब मैं ऑफ कैमरा होता हूँ। बट जब मैं कैमरे पे होता हूँ तो मुझे लगता है कि कैमरे पे आने के बाद मेरे अंदर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, मैं बहुत कूल फील करता हूँ, क्योंकि कैमरे को मैंने एज अ फ्रेंड माना है। मतलब पहले जब मैं कैमरा देखता था मुझे पसीने आते थे, हाथों में ऐसे डर। मुझे याद है मैं चैनल पे कैसे वीडियोस बनाया करता था, देख कहीं और रहा हूँ, हाथें कहीं और चल रही हैं, एक बंदा रुक रहा है, भाई नीचे बहुत ज़्यादा हो रहा है सॉरी यार, है ना। तो ये सब चीज़ें होती थी। बट आज मुझे लगता है जब मैं नॉर्मल फील, जैसे अभी मैं जब लाइक मेरी टीम कहती है सर क्या हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, आज वीडियो नहीं बनाऊंगा, बट जैसे ही मैं कैमरे पे आता हूँ मैं नॉन स्टॉप 3 घंटे के बाद मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा फ्री हूँ, बहुत ज़्यादा एनर्जी है मेरे अंदर। तो लाइक मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो एंड ऑफ कैमरा में फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस रहता हूँ, जिस वजह से मुझे लगता है आज मैं यहाँ पे हूँ। नहीं तो मैंने अगर मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बताऊँ, मैंने शुरुआत करी थी एक ट्यूशन टीचर से, ऑफलाइन होम ट्यूशन 1-to-1 पढ़ाता था। बट मुझे लगा नहीं यार, मुझे ये होम ट्यूशन 1-to-1 नहीं पढ़ाना, मुझे ग्रुप क्लासेस लेनी है। मैंने ग्रुप क्लासेस लेना स्टार्ट किए। उसके बाद मुझे लगा कुछ स्कूल्स में भी ट्राई करते हैं, तो DPS वगैरह में जो मैम थी उन्होंने मुझे ट्राई किया कि चलो टेम्परेरी टीचर आओ। ठीक है, मेरा वो वर्क कल्चर था, इस वजह से मैं कर नहीं पाया, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाता हूँ। तो जैसे आज भी आप देखिए, मैं यस्टरडे नाइट सोया नहीं, ऐसी बस वीडियोस देख रहा हूँ, थोड़ा सा 1-2 घंटे की नींद ले ली, अभी भी ऐसा मेरा एक कल्चर है। सो चीज़ें चली। मुझे हमेशा लगता था कि मैं पैसिव रेवेन्यू जनरेट करना चाहता हूँ, राइट। क्योंकि मेरी वाइफ कहती थी कि हॉस्पिटल चलो, तो मुझे लगता था यार अगर मैं तेरे साथ हॉस्पिटल जाता हूँ, मुझे याद है वो दिन, तो मैं 2 घंटे मेरे 3 घंटे ख़राब हो जाएंगे, उतने में मैं काम कराऊंगा और वो मुझे कुछ 1500 रुपये मिल जाएंगे, और उतने में तुम हॉस्पिटल का बिल्स पे कर सकती हो। कि मेरे माइंड में था, ये रियलिटी है, और मुझे लगता है बहुत से लोगों के दिमाग में ये होगा। तो मुझे ये चीज़ें दिमाग को लगती थी कि मैं काश कुछ ऐसा काम करना शुरू करूं कि अगर मैं काम कर भी रहा हूं और बाद में नहीं भी कर रहा हूं तब भी मेरे पास पैसे आते रहें। मुझे ना तो पैसिव इनकम पता था, ना ही ये यूट्यूब के बारे में मालूम था, बट हाँ, मैं हमेशा फ्यूचर को लेके इनसिक्योर रहता था
इस वजह से मैंने ढूंढना शुरू किया। और मुझे लगता है जो लोग रात को जागते हैं ना, वो हमेशा कुछ ना कुछ लाइफ में फोड़ते हैं, मुझे लगता है। आई डोंट नो, बहुत से लोग लाइक डिसएग्री करते होंगे मेरी मैं बातों से। 18 साल से नाइट में हूँ। 18 साल हो गए मुझे नाइट शिफ्ट करते हुए, राइट। और 18 साल में हम लोगों ने बाकी बहुत कुछ छोड़ा है। सो मुझे हमेशा ये लगता है कि जो डे पर्सन होंगे, तो हम तो नाइट आउल वाले लोग हैं, तो उस चीज़ों में हमने तो रात में कुछ जाग के हमेशा कुछ किया, और इसी केम टू द यूट्यूब आया, और फिर यूट्यूब पे कुछ करना शुरू किया। देखा कि यार लोग पॉपुलर हो रहे हैं, लोगों से सेल्फी ली जा रही हैं, और अपना क्या है, ना तो पर्सनैलिटी, ना ही इतने सुंदर दिखते थे। तो जब देखते थे कि यार लोग सेल्फी ले रहे हैं, मतलब फिल्म स्टार जैसा ट्रीट होता था आज से 7 साल पहले कोई पार्क में, क्योंकि ज़्यादातर मीटअप्स पहले पार्क में ही होते थे। जब मैंने एक आध मीटअप्स देखे थे टेक्निकल गुरु जी के, शर्मा जी टेक्निकल के, जो बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे, तो मुझे लगा यार हम भी बन सकते हैं यार इनकी तरह, मतलब सेल्फी कोई ले पाए। तो हमने जो है वीडियोज़ बनाना शुरू किया। मुझे भी तकरीबन 7-8 महीने लगे ये समझने में कि बनाना क्या है। फिर मुझे समझ आया कि जो रूट्स से आप आते हो ना, उसी में आपका कॉन्फिडेंस रहता है, और वही वीडियोस आप बना सकते हो। फिर धीरे धीरे पहले एजुकेशनल वीडियो बनाई, फिर करियर काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस बनाई। फिर धीरे धीरे जब मैं, जैसे आपने कहा कि मैं अब लाइक आपका एक सवाल होगा मुझे पता है, क्योंकि बिहाइंड द ऑफ कैमरा आपने मुझसे पूछा था और मैंने वो स्टॉप किया था, बट मैं चाहूँगा उसी टाइम में वो आंसर दूँ उसका कि मैं क्यों नहीं जाता। सो ये चीज़ें चलती रही, और इस तरीके से फिर हम आगे बढ़े। ओके, जैसे आपने अपनी वाइफ की बात की जी, और जब आपने यूट्यूब में अपनी जर्नी स्टार्ट की, तो मतलब मुझे याद है कि जब मैंने अपना पहला वीडियो शूट किया, तो मेरे जो रिलेटिव्स थे और जो लोग ना, क्या बकवास कर रहे हो यार, क्या कर रही है, क्या क्या वीडियो क्या करना है। तो चलो ठीक है, अब आज की डेट में उनको पता है यूट्यूब एज ए करियर चल सकता है काम, लेकिन जब आपने स्टार्ट किया था 2016 में, उस समय तो मतलब यूट्यूब का यू भी नहीं किसी को पता था, और लगता था वीडियो में क्या कर रहा है ये बंदा, क्यों बना रहा है। तो कहीं ना कहीं वो एम्बैरेसमेंट, कहीं प्रेशर था सोसाइटी से, फैमिली से? बहुत ज़्यादा। फैमिली तो नहीं, मेरे फादर ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मैंने एक, कहते हैं ना, अगर आप अपने फादर को, स्पेशली फादर को, एक दो ऐसे काम करके दिखा दो जिन पे उनको वो कहते हैं ना कि इस दुनिया में एक ही इंसान होता है जिसे अपने हारने पे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, वो होता है बाप। आप कुछ करके दिखा दो जहाँ पे फादर को लगता था तू नहीं कर पाएगा, और आपने वो कर दिया, तो उनको बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। तो वो ट्यूशन वाला गेम था कि मैं पर आवर बेसिस पे पढ़ाने लग गया। मतलब जहाँ मैं रहता था वहाँ हम लोग 300 रुपये में पूरा महीना पढ़ लेते थे। करेक्ट, हाँ, मुझे और अचानक से मैंने ये ट्यूशन वाला स्टार्ट किया। मेरे फादर कहते थे अरे बारिश है, बरसेगा तो तू भीगा, नहीं तो सूखा रह जाएगा। फिर भी मैंने कहा कि देखो कुछ तो करना ही है। मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, और मैंने तकरीबन 70-80,000 रुपीज़ में अर्न करने लग गया पर आवर बेसिस पे। एक आवर का 1,000 रुपीज़ चार्ज करता था। तो उनको लगा नहीं यार, ये कोई कुछ सोचता है तो कर लेता है। तकरीबन 6 to 7 ईयर्स के बाद मैंने अपने पापा से ऐसे डिस्कशन किया। हम लोग बहुत डिस्कस करते थे, मुझे याद है, मैं और मेरे फादर। रात को एक ही हमारा 1 BHK फ्लैट होता था, हम लोग बैठ के बहुत डिस्कस करते थे। देखो पापा, ये यूट्यूबर इतना पैसे कमा रहा है, अरे इसको टीवी मिल गई, पापा देख रहे हो इसको टीवी मिलती है। मतलब हमें ये लगता था यार, ये मतलब यूट्यूबर को लोग टीवी बेचते थे, हद है यार, मतलब 50-50 हज़ार की ऐसे मतलब सोचते थे उस टाइम। तो हम लोग, मैं तो, मेरे पापा को ना बिलीव था कि हाँ यार ये कुछ सोच रहा है, कुछ देख रहा है तो कर लेगा। तो मेरी फैमिली मेरे साथ पूरा सपोर्ट में थी। बट हाँ, बाकी के लोग जैसे रिलेटिव्स, मतलब किसी को, क्योंकि शुरू में हम व्हाट्सएप पे वीडियो भेजते हैं, शेयर करते हैं, तो दर्द तो मैं आपका दर्द ज़्यादा इतना नहीं चाहता कि वो मेरे, ये दर्द आपके साथ हो सकता है, आप भी धीरे धीरे निकल रहे हो इस चीज़ में। आपने मेरी दिल की बात छीन ली। सॉरी टू इंटरप्ट यू। जो व्हाट्सएप वाला है ना, मैं CEO हूँ, मेरा पोर्टफोलियो है $20 मिलियन का, मैं पोर्टफोलियो संभालता हूँ। अभी जितने फ्रेंड्स हैं ना, उनको स्टार्टिंग में तो वीडियो भेजता था, हे वाओ नाइस, गुड जॉब गुड जॉब गुड जॉब, इग्नोर 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 इग्नोर, ब्लॉक। मतलब लोगों ने ब्लॉक कर दिया मुझे कि मेरे वीडियोस, यार मैं तुमसे पैसे नहीं मारा, बस खाली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। उसमें ब्लॉक मारना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने अपनी टीम से बोला कि नहीं, अब कोई मैं वीडियो नहीं शेयर करूंगा व्हाट्सएप पे। जो मेरे स्टार्टिंग के जो व्यूज आते हैं ना, जब मैंने पहला वीडियो बनाया था उसके 3000 चले गए, और अभी क्या ना वो 300 400 फिर धीरे धीरे करके व्यूज बढ़ते। तो मैंने कहा ना, व्हाट्सअप नहीं। तो आपने बहुत दिल की बात छोली मेरी। तो वही एक लाइक हम फंक्शन में गए थे, तो कोई रिलेटिव्स थी, मतलब तो उन्होंने कहा अच्छा आप कुछ वीडियो बनाते नहीं हो, भेजते रहते हो ना वीडियो, अच्छा कर रहे हो। मतलब कितना, मतलब इतना एम्बैरेसमेंट फील हुआ था उस टाइम मुझे। बट ठीक है, बट चीज़ें, टाइम हमेशा आता है, और वही लोग शायद बहुत बार फ़ोन किए होंगे और कई बार मुझे पता नहीं चला होगा कि यार मुझे तुम्हारी तरह बनना, ये रियलिटी है। बट हाँ, मुझे अभी भी मेरी टीम को इंस्ट्रक्शंस है कि अगर मेरी फैमिली से कोई ये सर्टेन नेम और टाइटल वाले अगर कोई मैसेज हाय हेलो करते हैं, तो उनको ये मत बोलना कि मैं टीम से बात करो, बोला हाँ यार यहाँ थोड़ा बिजी रहता हूँ, ये मेरा नंबर, डायरेक्ट कॉल करो ना। तो उनको ये ना लगे कि हाँ यार ये चीज़ें हो गई हैं। तो ठीक है,
ये इस तरीके से जर्नी आगे बढ़ी है। मतलब मैं बहुत कुछ रिलेट कर पा रहा हूँ अपने हिसाब से, क्योंकि जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो जो फैमिली वाले हैं, मुझे एक बार मतलब एक टाइम था जब मैंने बोलता था मैं फिल्मों में जाना है, कुछ और करना है, तो दे यूज्ड टू कॉल मी द ब्लॉट ऑन द फैमिली, कि मतलब कलंक हो आप फैमिली पे, कुछ नहीं करोगे ज़िंदगी में। और आज की डेट में ना एक कॉल के लिए वेट करते हैं मेरा कि अरे कॉल आ गया, राज का कॉल आया, मतलब ये हाल है में। तो आई एग्री विद दैट। चलिए वो तो अलग स्टोरी है, लेकिन मैं यूट्यूब पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ इस कॉन्वर्सेशन में। 2016 2022 कितना चेंज हुआ है यूट्यूब? काफ़ी चेंज हुआ है। मतलब देखिए, अगर आप पहले देखें तो पहले ना ऑडियंस मैच्योर नहीं थी। पहले ऑडियंस को पता ही नहीं था कि थंबनेल नाम की कोई चीज़ होती है, उनको नहीं पता था। उनको समझ आता था कि ये वीडियो का पार्ट है। अगर थंबनेल पे कोई चीज़ दिखाई गई है, इट मीन्स वीडियो में भी वही होगा। पहले अगर आप देखेंगे 2016 में ट्रेंडिंग में वीडियोस में ना तो भुवन माम आते थे, कोई नहीं आता था वहाँ पे। लाइक रविश वीडियो आती थी सांप आप वाली, क्योंकि लोगों को लगता था इसके अंदर वो मिल जाएंगी वो सारी चीज़ें। तो सिंपली ये था कि पहले ऑडियंस मैच्योर नहीं थी, अब ऑडियंस ज़्यादा मैच्योर हो गई है। तो अगर मैं डिटेल में इस पर बात करूँ कि मतलब ये जो जर्नी तय हुई है ऑडियंस की 16 से मेरे टाइम से लेके 2022 जो एंड होने वाला है, 23 आने वाला है, क्या बदलाव आया? बदलाव ये आया है कि यूज़र डिफाइन कर चुका है कि मुझे अगर किसी का पॉडकास्ट सुनना है तो मुझे ये चैनल पे जाना होगा। हाँ, अब आपके सामने क्रिएटर, एज अ क्रिएटर आपके सामने ये चैलेंज है कि मुझे जितने भी पॉडकास्ट चल रहे हैं मुझे उससे बेटर करना है। बेटर क्या करना है? मुझे बेटर क्वेश्चंस पूछने, राइट? मुझे बेटर क्वेश्चंस पूछने जिससे सामने वाला सही आंसर दे पाए। मैं अपने पॉडकास्ट को कितना बेटर दे पाऊं कि जो 4 लोग, अगर वो उसने दिमाग में 4 चैनल पॉडकास्ट के बना रखे हैं, मेरा भी चैनल उसके दिमाग में एक आए। अगर किसी ने उसके माइंड में ये है कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप पे एक वीडियो देखनी है, तो विवेक बिंद्रा जी का चैनल आता है। अगर आप देखें तो अभी भी बहुत सी चीज़ें बदली नहीं है। आप देखें, गिन सकते हैं आप एंटरप्रेन्योरशिप के चैनल उंगलियों पे। भारत में 140 करोड़ की आबादी है और यहाँ पे गिन के सिर्फ 3-4 यूट्यूब चैनल होंगे क्या एंटरप्रेन्योरशिप के? नहीं, और भी बहुत से होंगे। तो अपॉर्चुनिटी अभी भी और भी है, बट हाँ, लोग जो है वो मैच्योर हो चुके हैं। ऑडियंस बहुत ज़्यादा मैच्योर है, उसको पता है कि मुझे ये काम करना है तो ये यहाँ पे जाना पड़ेगा। पहले क्या था, अगर एक ही चैनल पे हम मल्टीपल टॉपिक्स डाल रहे हैं, लोग देख रहे हैं, अब ऐसा नहीं चलेगा। इसीलिए यूट्यूब अपने एल्गोरिथम को मैच्योर कर चुका है कि भाई वॉच टाइम पे जाएंगे हम लोग। अगर वीडियोस का वॉच टाइम अच्छा है, अगर 3 मिनट की वीडियो है, यूज़र 2 मिनट देखना है, इट मीन्स कि यूज़र को यही वीडियो चाहिए था। उस यूज़र से रिलेटेड कौन कौन से यूज़र्स हैं, मुझे उसी को इस वीडियो को पुश करना है, जिससे मेरा प्लेटफॉर्म बदनाम ना हो, लोगों को लगे कि यूट्यूब पे वैल्यूएबल कंटेंट मिलता है। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि बदला बहुत कुछ नहीं है, बस जो यूज़र्स है वो मैच्योर हो चुका है थोड़ा सा। बस उसको पता है कि उसे अगर ये कंटेंट देखना है तो कौन सा चैनल आइडेंटिफाई करना होगा। तो एक क्वेश्चन मेरे पास ये भी है, जैसे व्यूअर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, आपके 80 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे 8,000 है, लेकिन अभी जो व्यूज़ है ना वो अभी भी हमारा 3-4 लाख 5 लाख 6 लाख में ही आके स्टॉप हो जाता है। आपने भी देखा होगा, अगर आपने एवरेज निकाला होगा तो मैंने अभी देखा है। तो ये ऐसा क्यों है? मतलब जैसे आपका जो वही कंटेंट जो आप दे रहे हो, तो वाई पीपल आर नॉट इन वॉचिंग इट? आप देखिए कि जैसे अगर आप मेरे चैनल की बात करेंगे ना, महात्मा जी टेक्निकल, किसी भी चैनल पे ना सैचुरेशन का एक पॉइंट रहता है सब्सक्राइबर्स का। सब्सक्राइबर्स डेड हो जाते हैं, लाइक माइंडेड नहीं है, उसको एक पर्टिकुलर वीडियो आपकी बहुत अच्छी लगी बट बाकी वीडियो वो देखना नहीं चाह रहा। महात्मा जी टेक्निकल पे क्या पता मल्टीपल कंटेंट्स बने हो अलग अलग, क्योंकि मैंने अपने आप को भी एवोल्यूट किया है इतने टाइम में, कुछ अलग करने की चाह में अलग अलग कंटेंट्स बनाए हैं। जो स्टूडेंट 6 क्लास में 6 की वीडियो देख के सब्सक्राइब किया होगा, वो फिर बाकी की वीडियोस नहीं देखेगा। इसलिए आप देखेंगे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स एजुकेशनल चैनल के हैं। वो चैनल्स जो 10th को पढ़ाते हैं, 11th को पढ़ाते हैं, SSC को पढ़ाते हैं, UPSC को पढ़ाते हैं, इन चैनलों पे सब्सक्राइबर सबसे ज़्यादा है, बट व्यूअरशिप कम मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि सब्सक्राइबर्स तो आ गए। अगर किसी को एक चैप्टर पढ़ना है मैथ्स का, ट्रिग्नोमेट्री, सब्सक्राइब कर लेगा, लेकिन उसको भाई 10th नहीं पढ़ना ना, उसको 9th का पढ़ना था, राइट? फिर वो दोबारा नहीं आएगा। तो हर एक जैसे आप देखिए व्लॉग चैनल पे अगर 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं तो आप मॉडरेट देखेंगे 80,000 90,000 व्यूअरशिप उसकी रहती है, राइट? रीजन इज दैट कि व्लॉग क्या है? व्लॉग है बस आपकी लाइफ में मुझे कुछ अपना हैप्पीनेस ढूंढना। तो आप जो भी वीडियोस बनाएंगे मैं देखने आऊंगा। तो आपका जो रीसेंट कंटेंट है वो मेरे लिए हमेशा रहेगा एंटरटेनिंग। तो आपके अकॉर्डिंग अभी चैनल वाइड ड्राइव करता है सब्सक्राइबर्स का व्यूअरशिप और एक्टिव कितने रहेंगे, राइट? तो जैसे अगर आप सजेशन दो, कोई अभी नया यूट्यूबर आ रहा है, उसको अपना कुछ बनाना है, तो वो ब्लॉगिंग में जाए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा? क्योंकि अभी जैसे मैं बात करूँ फ्लाइंग बिस की बात करता हूँ, राइट? फ्लाइंग बिस की बात करता हूँ तो वहाँ पे 1 घंटे में मिलियन सब्सक्राइबर्स आते हैं, राइट? ब्लॉगिंग कुछ नहीं है उस पर, मैंने देखा है, मैं फ़ैन हूँ, मैं
लेकिन गौरव का अगर मैं वीडियो देखता हूँ, वो घर, बच्चा, गाड़ी, घोड़ा, वो लोग उसी में देख रहे हैं, उसी में उनको इंजॉयमेंट मिल रहा है। और यहाँ पे मैं और आप एक इतना स्ट्रॉन्ग कंटेंट बनाते हैं जिसमें इतना स्ट्रगल होता है व्यूज़ लेने के लिए, तो क्या जो न्यू यूट्यूबर्स आ रहे हैं उनको फोकस ब्लॉगिंग में ही करना चाहिए? थोड़ा मैं डिफाइन करूँगा सर इस चीज़ को। देखिए, फ्लाइंग बीस्ट ने क्या बनाया, सबसे पहले समझिए, भारत में ना हर चीज़ की एक ऑडियंस है। करेक्ट। अभी मैं हूँ, अभी मुझे थोड़ी देर पहले कुछ सीखना था, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे एंटरटेनमेंट करना है। मैं ही एक पर्सन हूँ जो 2 वीडियो के लिए हकदार हो गया एट अ टाइम। अभी मुझे आपका पॉडकास्ट सुनना था, लेकिन सेकंड टाइम मुझे एंटरटेनमेंट देखना है। अगर आप मुझ में ही देखें, आप अपने आप में देखें, नॉट इवन यू, अगर आप एक सर्वे कर लें, ज़्यादातर लोग क्या देखना ज़्यादा पसंद करते हैं? एंटरटेनमेंट। दिन भर वो रील्स रील पे अपना आगे बढ़ते जाते हैं, वीडियोस देखते हैं, फनी वीडियोस देखते हैं, व्लॉग में चेक कि क्या चल रहा है वो देखते हैं। सो फ्लाइंग बीस्ट ने क्या ऑरा क्रिएट किया है, उन्होंने जब स्टार्टिंग में वीडियोस बनाई तो पहले उन्होंने क्रिएटिव वर्ड बहुत सारी वीडियोस बनाई, लोग उनकी वीडियोस देख के बहुत फिट मसल टीवी बनाया पहले। राइट नहीं, फिट मसल के बाद जब उन्होंने फ्लाइंग बीस्ट स्टार्ट किया तो उन्होंने बहुत ही क्रिएटिव वीडियोस बनाना शुरू किए। मेरे आंखों के सामने की बात है कि हम लोग फैन फेस्ट में एंजॉय कर रहे हैं, बट वो गिम्बल लेके घूम रहे हैं, क्रिएटिव शॉट्स ले रहे हैं। तो उस टाइम लोगों को लगा रहे यार व्लॉग में ना इनके व्लॉग्स बहुत अच्छे होते हैं, क्रिएटिव शॉट्स होते हैं। जब ऑडियंस वहाँ से डराइव होने लगी, क्योंकि मैंने कहा ना व्लॉग जो है वो डेली कंटेंट है। अगर देखिए, मैं जब तक पॉपुलर नहीं होऊंगा, लोग मेरी व्लॉग वीडियोस नहीं देखेंगे। करेक्ट। क्या देखेंगे? पीपल वो देखेगा कि अभी इंडिया गेट है, इंडिया गेट की हज़ारों वीडियोस बन चुकी हैं, लेकिन आप जो 1001 वीडियोस बनाएंगे, अगर आपने सबसे बेस्ट बनाई है तो दोबारा फिर लोग देखने आएंगे। तो अगर आप ब्लॉग बनाना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबको ब्लॉग बनाना चाहिए, हर एक का एक अपना इंटरेस्ट है ना। आप किसी को देख के इंस्पायर होइए, ये नहीं कि अगर ये सक्सेस कर रहा है, ये ग्रो कर रहा है तो मुझे वही करना है। अगर मैं पूरे दिन, अगर मैं अपना देखूँ लास्ट 7 सालों में कि मैंने कितने ट्रैवल करे, गिन के 2 या 3, बैंगलोर अपने काम के सिलसिले में आया हूँ, राइट। अगर मैं आज से डिसाइड कर लूँ कि नहीं भाई मुझे भी अब ब्लॉगिंग ही चैनल बनाना है, मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं 2 वीडियोज़ बनाने के बाद बंद। अभी मैंने एक वीडियो देखा था, रिसेंटली वीडियो देखा था, संदीप महेश्वरी और विवेक बिंदा दोनों आए थे एक चैनल पे। तो संदीप ने भी यही बात बोला था, उन्होंने ये बोला कि भाई मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की लेकिन मुझसे नहीं हो पाया, मैंने बंद कर दिया। फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, लास्ट वीडियो, राइट। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि हर पर्सन हर चीज़ के लिए नहीं बना हुआ है, राइट। तो अगर आपको मेरे पास डेली कॉल्स आते हैं। आज ही एक लेडी बोला, सर मुझे तो व्लॉग चैनल बनाना है, सोलो व्लॉग। तो मैंने उनसे पहले पूछा कि अब से पीछे आपने कितने ट्रैवल किए? तो उन्होंने कहा मैंने सर 12 कंट्री घूम ली। मैंने डन है फिर कल चैनल बना रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब से पहले आपने ट्रैवल ही नहीं करा और आपने 1-2 क्रिएटर्स को देख लिया जस्ट बिकॉज ऑफ कि अगर अब देखिए उसका वो जो कंटेंट है ना, जैसे अगर डेली उसने फैमिली को इन्वॉल्व करना भी सर एक कंटेंट है। आप और हम आज शुरुआत करते हैं और जाके कल से हम छोटी छोटी चीज़ों से टॉक्सिक हो जाते हैं। पापा ने कुछ बोल दिया, कैमरा साइड में हटा नहीं होने का है ना, कुछ बातें, हम वो बातों को इग्नोर करके आप वीडियो बनाना, ये बहुत हैट्स ऑफ है। तो हर एक का एक कंटेंट है, मतलब बहुत से लोग जो टिकटॉक पे वीडियोस बनाते हैं, मुझे वो भी अच्छा लगता है क्योंकि उसका एक ऑडियंस बेस है, वो ऑडियंस लोग देखते हैं। तो किस में व्यूअरशिप ज़्यादा है, किस में कम है, हमें ये ना सोच के, अगर हमें लगता है कि हम क्या कर सकते हैं, वो हमें सबसे पहले निश फाइंड आउट करना है। और फिर हर चीज़ में बिजनेस है सर, ऐसा कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं है जिसने बहुत पैसे नहीं बनाए हों या जिसकी कोई मार्केट में वैल्यू ना हो। हाँ, डिपेंड करता है कि आपने कितना इन्फॉर्मेशनल उसमें शेयर किया है लोगों के साथ। तो जैसे मैं अपनी बात बताऊं कि 2 लोगों से मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूं। एक आप बैठे हैं मेरे सामने, जिससे मैंने बहुत से कुछ सीखा है। दूसरा, मैं बियर बाइसेप्स से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूँ। मैं मतलब उस बंदे का ऐसा कायल हूँ कि मैं मतलब मिल जाए सामने तो मैं पता नहीं क्या कर दूँ उसके लिए, ऐसा है। तो उसी को देख के ही मैंने सीखा। और उसने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वो सब रैंडम वीडियो से रैंडम करते करते वो फिर एंटरप्रेन्योर में गया, फिर वो स्पिरिचुअलिटी में बात करने लगा है। तो वो भी एक जर्नी है। तो आप मुझे ये बताओ, जैसे मैंने स्टार्ट किया या फिर कोई यूट्यूबर स्टार्ट करता है, और आपने भी ये किया कि आपने महात्मा जी टेक्निकल बनाया, उसके बाद वी मेक क्रिएटर्स बनाया, राइट। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन और एक ही वीडियो आपने एक ही चैनल में सब कुछ क्यों नहीं डाला, क्यों चेंज किया? इसके पीछे सर रीज़न था। देखिए क्या था, मतलब अगर देखिए कभी भी ना शुरुआत करते वक्त आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती, तभी लोग आपके साथ ना लक वाला फैक्टर डाल देते हैं कि यार तुम लकी हो। और कभी कभी ना आपको रियलाइज़ भी होता है कि अपन जब शुरुआत कर रहे थे तो इतना थोड़ी सोचे थे यार कि यहाँ तक कर देंगे, है ना। तो बट वही बात आती है कि हमने राइट टाइम पे राइट चीज़ें करी हैं जो तुमने नहीं करी हैं। तो मैंने जब महात्मा जी टेक्निकल स्टार्ट किया, तो जब मैं आपने अभी कुछ टाइम पहले क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि अभी आप रिसेंटली ज़्यादा दिखते नहीं है बाहर कहीं इंटरव्यूज़ और इन सब चीज़ों में। जब शुरुआत हुई ना तो मेरे अंदर बहुत पैशन था हर जगह जाने का।
यूट्यूब का ऐसा कोई छोटा इवेंट हो या बड़ा इवेंट हो, मैं हर जगह पहुंचता था। हैदराबाद, मुंबई, गुड़गांव, हर जगह हर इवेंट में मिलता था। यहाँ तक जो आज के टाइम पे जिनका आप नाम ले रहे हैं, फ्लाइंग विस्ट और ये कहते थे यार कोई सा इवेंट हो, महात्मा जी टेक्निकल मिल जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि उस टाइम मेरे मिलियंस में सब्सक्राइबर्स थे, उनके सिर्फ 50,000 थे, राइट। पर मुझे पता था ये क्रोनोलॉजिकल गैप है, आज मेरे हैं कल इनके होंगे, तो आज मैं इनकी अगर रिस्पेक्ट करूंगा इनके कंटेंट की, तो कल ये बड़े हो जाएंगे तो एटलीस्ट मैं हाय हेलो इनसे करूंगा तो ये मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। Right. यार इस बंदे ने उस टाइम याद किया था, और मुझे आज इस बात का बहुत प्राउड महसूस होता है कि मैंने वही चीज़ अपनाई और वो आज सेम चल रही है उनके साथ। राइट कि यूट्यूब ने जब मुझे वो जब बुलाते थे, तो आपने कहा कि क्यों मैंने ये चीज़ शुरुआत करी, तो जब मैं पहली बार यूट्यूब में गया, महात्मा जी टेक्निकल पे 4-4.5 लाख सब्सक्राइबर, और डिटेल में इसको समझाना चाहूँगा, 4.5 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए थे, और मैं बहुत प्राउड में, भाई साहब 4.5 लाख सब्सक्राइबर, स्टार बन गया मैं तो, है ना। स्टार मतलब स्टार वाली फील, तब तक कुछ हुआ नहीं था वैसा ऐसा। अपन यूट्यूब पे गए, लाइक गूगल ऑफिस में पहली बार, उन्होंने टैग दिया था लगा के, फोटो डाल के, सेल्फी फेसबुक पे, रिश्तेदार पागल हो गए, ये गूगल में जा रहा है ये, क्योंकि गूगल, आप समझ रहे हो चीज़ें। अपन पहुँचे वहाँ पे, कोई नहीं पहचान रहा कोई यूट्यूबर नहीं पहचान रहा है, और हम लोग एजुकेशन वाले थे, सबसे पीछे बैठे हैं, तकरीबन 300 क्रिएटर्स थे वहाँ पे, हम सबसे पीछे बैठे हैं, मैं और बड़े बड़े चैनल्स जिनका भी मैं नाम लूँगा। और जो वहाँ का होस्ट था, जो यूट्यूब का पैनलिस्ट था, वो बार बार अपने डिस्कशंस में फ़नी क्रिएटर्स, रोस्टर्स का नाम ले, जैसे कैरी मिनाटी, इनके बारे में वो ज़्यादा डिस्कस करते थे। बट मेरे अंदर तो था हमेशा से आगे बढ़ने का, हर बातों पे आंसर देने का। तो मैंने इंटरवल सेशन में उनको बताया, मैंने कहा सर ये तो गलत बात हो गई, क्योंकि मैं पीछे बैठा था, इंडिया के बड़े बड़े चैनल है, मैं पूछ रहा हूँ भाई तुम कौन, मैं स्टडी आई क्यों से, अरे सर स्टडी आई क्यों से, आप इतना बड़ा चैनल, तुमको मैं महात्मा जी अरे तुम महात्मा जी टेक्निकल, मतलब हम लोग वॉइस ओवर कॉन्टेंट थे एक दूसरे को, लोग बोलते अरे तुम ही महात्मा जी टेक्निकल, हाय, मतलब लोग पहचानते नहीं थे, लोग जानते थे फिर पहचानते थे, क्योंकि उन्होंने वॉइस सुनी थी, सिर्फ आवाज़। मुझे लगा ये तो गलत, तो मैंने उसको बताया कि मैंने कहा एजुकेशनल वालों को प्रमोट करो यार, नहीं तो ये टीचर बड़े कांडकारी होते हैं, क्योंकि मैंने जीवन में ही सुना है जो कुछ नहीं करता वो मास्टर बनता है ना। तो ये वो लोग वो वाले हैं, सारे के सारे भैया, इन्होंने कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं पाई। तो उसको ये चीज़ समझ आई, तो उन्होंने फिर सबसे पहले मेरे को वहाँ पर बुलाया, और जब मैंने थोड़ा सा कुछ बातें बताई कैसे मेरा यूट्यूब का जर्नी रहा, जब उन्होंने पूछा कि यूट्यूब में क्या बदलाव आया, तो मैंने कहा देखो यूट्यूब पे बदलाव में सबसे पहले ये आया कि मेरे को जेंडर पे डाउट होता है, अब लॉन्डे लोग आई लव यू लिखने लगे कमेंट में भाई, है ना, हर बंदा लिखता है आगे दिन, तो लोगों को लगा कि थोड़ा कुछ इंटरटेनमेंट सा हुआ, बट अदरवाइज तो वही अपने वो पीपीटी प्रेजेंट करते हैं यूट्यूब वाले, वही चीज़ चल रही थी। तो फिर जब हम लोग स्नैक्स वगैरह खा रहे थे, लोग पहचान लगे, अरे तुम्हारे तो इतने सब्सक्राइबर्स हैं। फिर यूट्यूब ने ट्वीट किया मेरे लिए पहली बार, तो चीज़ें हुई, फिर लाइक हर जगह फॉलो किया, तो फिर थोड़ा सा वो मिला। फिर मैं फैन फेस्ट में भी गया, इंडिया का मैं पहला एजुकेशन क्रिएटर था जब मैं 2018 में मुंबई का फैन फेस्ट होता था यूट्यूब का, मैंने तो मतलब यार ड्रीम है जी, वो ड्रीम है। तो मैं उसमें मैं गया, और मुझे रोहन जो वहाँ के थे उन्होंने मुझे कहा कि अमरीश हर एक चीज़ का ना सर देखिए सेगमेंट है, अगर मैं उस टाइम पहले अपने इवेंट में जाके उस रोहन से जाके ये बात नहीं कहता कि तुम एजुकेशनल क्रिएटर को चांस नहीं देते हो, तो मैं फैन फेस्ट नहीं पहुँचता। उसने मुझे फैन फेस्ट में बुलाते वक्त ये कहा था कि मुझे याद आ गई थी आपकी वो बात कि एजुकेशनल क्रिएटर्स को चांस देना चाहिए। कौन ये रोहन कौन है? रोहन एक यूट्यूब के मैनेजर थे, ओके, जो मैनेज करते थे काफ़ी क्रिएटर्स को, ओके, जो हमसे भी सीनियर क्रिएटर को मैनेज करते थे। हमें पता नहीं था, जब हम वहाँ गए तो पता चला। ओके, तो फिर उनसे तो उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारी वो बात याद आ गई थी कि यार ना एजुकेशन वालों को चांस देना चाहिए। तो फैन फेस्ट में मैं हम थे, और भी हमारे साथ एजुकेशन के 2-3 क्रिएटर्स और भी थे। उसके बाद एडुकॉम हुआ, तो यूट्यूब ने एजुकेशन को ज़्यादा, उसके बाद से काफ़ी इंडिया में चीज़ें बढ़ने लग गई एजुकेशन के। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ फ़नी, रोस्टर और इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। तो मैंने एक चीज़ देखी कि यार ना लोग बदल रहे हैं, लाइव आ गया है। लाइव उसी टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था कि आप जाइए 1 शॉट में आप लाइव हो सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं। मैंने कहा अगर मैं एक ही चैनल पे सब कुछ बनाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं लोगों को वीडियो मार्केटिंग सिखा सकता हूँ, और मुझे सिखाना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं महात्मा जी टेक्निकल पे करूँ। मुझे लगा जब ये लंबी एक मैराथन मुझे दौड़नी है तो मैं क्यों सेम चैनल पे ये चीज़ करूँ। मैं एक दूसरा चैनल बनाता हूँ जहाँ पे मैं काम करना शुरू करता हूँ, और मैंने वीमे क्रिएटर्स बनाया। महात्मा जी टेक्निकल एक एक्सीडेंटल आया था, स्टार बनना था, मन था कुछ फेमस होना है, महात्मा जी टेक्निकल बन गया। बट वीमे क्रिएटर्स बहुत प्लान है, उसका नेम चूज करते वक्त भी प्लान था, कंटेंट कैसा जाएगा ये प्लान है, कैसी ऑडियंस आएगी वो भी प्लान है। तो वो सब कुछ एक प्लान के तहत था कि हमें एक सेपरेट काम करना है, जिससे महात्मा जी टेक्निकल से लोग मुझे शायद जानते होंगे, लेकिन काफ़ी जो क्रिएटर्स मुझे मिलते हैं वो मुझे वीमे क्रिएटर से जानते हैं। राइट, हाँ सर, हम आपको इस वजह से, मैं आपको वीमे क्रिएटर से ही जानता हूँ जी, वो सही वो है नाम लोग मेरे को उसी वे में लेते हैं। बट हाँ, वीमे क्रिएटर्स हमने बहुत प्लान तरीके से काम किया, क्योंकि हमें बहुत दूर जाना था।
ये मेरा सर इस वजह से मोटो था। ओके, तो अगर मैं कंटेंट की बात करूं अमरीश, कि अभी मैं देख रहा हूं कि हर जो यूट्यूबर है ना सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच रहा है। अब एक ही कंटेंट को बदल बदल के दिखा रहे हैं। अभी जैसे मैंने जितने भी टेक चैनल्स की आप बात करो, चाहे टेक गुरु जी की बात करो, आप टेक्निकल गुरु जी की बात करो, जब भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अब वो डाउन हो रहे हैं, सब्सक्राइबर्स मिलियंस में 20 मिलियंस, लेकिन अगर उनके व्यूज़ कम आ रहे हैं। और अगर मैं बाकी भी देखूं तो आप ही का एक चैनल है जिसपे वैरायटी मिल रही है, वरना वो वही यूट्यूब के नुस्खे दे रहे हैं और एक ही चीज़ को घुमा घुमा के दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कंटेंट सैचुरेट हो रहा है। अब वो खुद सिखा रहे हैं कि आप कंटेंट ढूंढने के लिए कहाँ जाएं, लेकिन खुद ही उनका कंटेंट बहुत सैचुरेटेड हो चुका है। इसके पीछे रीज़न है सर, जब मैं आया, इसलिए कहते हैं कि जब आप अपना प्लेस चेंज करते हो ना, जब कुछ अलग करना है, प्लेस चेंज करना पड़ेगा। हमें दिल्ली से बैंगलोर आने बहुत मुश्किलें हुई, मतलब आसान नहीं था कि आप दिल्ली में ऑफिस सेटअप कर लेते हो, टीम है आपके पास 20-25 लोगों की, और 25 के 25 लोगों को एक नए शहर में लेके आ जाना, जस्ट बिकॉज ऑफ हमें पता था कि अगर हमें कंटेंट में कुछ डिफरेंस लाना है ना तो जगह बदलनी पड़ेगी। और मैं आपको बताऊं कि आज भी मेरे पास वीमे क्रिएटर्स के लिए 500 वीडियो रेडी है। आप पूछेंगे कैसे? यूट्यूबर्स के लिए इतने, अभी आप ही के सामने इतने सारे प्रोडक्ट हैं, आसपास गैजेट्स हैं जिसे मैं रिव्यू करने का, श्योर का माइक है, इसे भी रिव्यू करना है। बहुत से लोगों को पता होना चाहिए भाई माइक यूज़ कैसे होता है। अभी इतने सारे इक्विपमेंट्स हैं मेरे चैनल के लिए, मतलब मेरे चैनल के लिए, वीमे क्रिएटर्स के लिए कंटेंट बहुत ज़्यादा भी बचा हुआ है। मतलब 500 की तो लिस्ट बनी हुई है, इतना कंटेंट है हमारे पास। तो इसका ये कब आएगा आपके पास? ये तब आएगा जब आप कुछ नया सीखने की चाह में रहते हो। मतलब मुझे लगता है कंटेंट क्रिएटर को हमेशा सीखते रहना चाहिए, तभी जाकर उसको लगता है कि यार ये चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और चैनल के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, कंटेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो ट्रेंड आ रहा है उसको इतना भी जल्दी अडॉप्ट ना करिए, कहीं ना कहीं वो आपके रीसेंट वर्क को काफ़ी डैमेज करेगा। बच्चे मर रहे हैं, छत से कूद रहे हैं गेम के चक्कर में। क्या है ये? वॉर है कि यूथ को खत्म कर दो इंडिया के। मेरे फादर अचानक, मैं और मेरे फादर हॉस्पिटल में बैठे थे और उनके सामने एक वीडियो वो प्ले कर रहे थे और वो टेक्स्ट टू स्पीच वाला पूरा 7 मिनट का वीडियो सुन गए कि उनका कुछ पूजा पाठ से रिलेटेड था। सुन गए वो, हम लोग होते तो नहीं सुनते। तो जिसने वो बनाया वो कहीं ना कहीं कंटेंट है, तो उसका हर एक का एक ऑडियंस है जिसको वो एंटरटेन कर रहा है। देखिए, अब टेक्निकल गुरु जी की बात करेंगे, वो आज दुबई में बैठे हैं, बहुत कमाया उन्होंने, बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी क्या करेंगे वो? इसलिए बार बार बोलता हूँ कि तुम्हारे पास पैसा आता है, चाहे कोई भी गलत तरीके से करो, तो तुम थोड़े बहुत समझदार बनना शुरू हो जाते हो, लेकिन उस समझदारी के दौरान तुम बहुत करियर खराब कर चुके होते हो। इसलिए मैं हमेशा नए क्रिएटर्स को बोलता हूँ कि भैया तुम अपना सही रास्ता चुनो। एज में काफ़ी होऊंगा, लेकिन मैं हूँ आपका स्टूडेंट, तो थैंक यू सो मच फॉर टीचिंग। मुझे बहुत इंस्पायर कर रही है कि मैं डेफिनेटली जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो मैं अपने कंटेंट को और रिफाइन करूँगा बहुत अच्छे से, जहाँ मैं जितना समय देता था उससे ज़्यादा समय दूंगा।